नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है वो है इंडिविजुअल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, स्लैब एंड बीम स्लैब। इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, जो कॉलम होता है दैट फाउंडेशन का रोल क्या होता है। फाउंडेशन का रोल होता है, जनरली फाउंडेशन का रोल आप देखते हैं तो foundation are structural element that transfers load from the building or individual column to the earth. If these loads are to be properly transmitted, foundation must be designed to prevent excessive settlement or rotation, to minimize differential settlement, or to provide adequate safety against sliding and overturning. तो रोल ऑफ फाउंडेशन क्या हुआ? एक तो टू रिड्यूस सेटलमेंट, to reduce settlement. Number 2, to reduce differential settlement. Number 3, to avoid sliding, overturning and rotation of building. Okay, this is the role of footing or foundation. अब इसको रोल को करने के लिए मान लीजिए कॉलम में कोई भी लोड आता है, दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, लार्ज एरिया, सो दैट देयर शुड नॉट बी सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट और ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग। जो एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस लोड मान लीजिए W है, तो इस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करके ये अपवर्ड थ्रस्ट पैदा करती है सॉइल। ओके, दिस इज कॉल्ड P. It should be less than SBC, that is called this is P, upward pressure. This P should be less than safe bearing capacity. Okay, तो इसका एरिया सफिशिएंट होना चाहिए। एरिया, इट मीन्स यू कैन से P should not be more than W upon A, or you can say A equal to W upon P. अगर आपको W पता है, लोड पता है, उसको बेरिंग कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फुटिंग। ओके, हाउ विल यू कैन यू कैलकुलेट W अपॉन P। ये आपको लोड दिया होता है, P भी पता होता है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वाट आर, अब ये जो एरिया है, ओके, एरिया को जैसे मान लीजिए ये लोड है, ये आप एरिया को एक, ये कॉलम है, ये आपने एरिया बढ़ा दिया। ओके, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, then it is called, ये कॉलम हो गया, then it is called the rectangular footing. This is called the isolated footing, isolated. Okay, isolated का मतलब है सिंगल फुटिंग फॉर ईच कॉलम। फिर उसके बाद होती है स्क्वायर फुटिंग। स्क्वायर फुटिंग दैट इज आल्सो ए आइसोलेटेड फुटिंग। This is square footing, same size. A, this is A, this is also equal to A. That is called square footing. अगर डिज़ाइन करने की बात करें तो सबसे आसान डिज़ाइन स्क्वायर फुटिंग का होता है। तो आप हमेशा स्क्वायर फुटिंग डालिए जब कॉलेज में डिज़ाइन करें तो एज ए स्टूडेंट स्क्वायर फुटिंग डालेंगे तो आप आसान रहेगा क्वेश्चन करना। अनदर इज दैट इज़ कॉल्ड दी फ्लैट फुटिंग। फ्लैट फुटिंग का मतलब है ये D is constant throughout,
this D is constant throughout, that is called the flat footing. Another is type of footing is slope footing. This is called the slope footing. Here the D is different. Here the D is different. इसको प्लान में देखेंगे तो you can see this will be like this. Okay, this is flat footing, sloped footing. This is called the slope footing. ओके, डिज़ाइन करते वक्त आप फ्लैट फुटिंग डिज़ाइन कीजिए, स्लोप फुटिंग थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं उनकी, तो फ्लैट फुटिंग इज़ बेटर टू डिज़ाइन. और आल्सो नाउअडेज यू कैन से इसमें आप 10 से 15% मटेरियल कॉस्ट बचा सकते हैं स्लोप फुटिंग डाल के, पर लेकिन एज ए स्टूडेंट यू डिज़ाइन ओनली द फ्लैट फुटिंग. ओके, देन अनदर इज़ द कंबाइंड फुटिंग. अनदर इज़ द कंबाइंड फुटिंग. कंबाइंड फुटिंग कौन सी होती है? कंबाइंड फुटिंग होती है, मान लीजिए दो कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम है ये है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, देन इट इज कॉल्ड दी कंबाइंड फुटिंग. कंबाइंड फुटिंग. ओके, अगर मैं इसको शेप देता हूँ, दैट इज कॉल्ड दी ट्रापेजोइडल फुटिंग. अगर मैं ट्रापेजोइडल शेप देता हूँ, जब लोड यहाँ पर W इज मोर देन दिस W, okay, then and we need to combine it, so that is called the trapezoidal footing. It is a type of combined footing. Another is the rectangular footing, combining two foundation with a rectangular. This is B, this is L. This is the rectangular footing. Another is, you can say this is two columns are very apart. इसको एक बीम से जोड़ देते हैं. ओके, इसको अलग से फाउंडेशन देते हैं, और इसको इधर जगह नहीं है तो it will be smaller फाउंडेशन. ओके, this is called the strap footing. Another type of footing is, say there are many columns and we are providing a footing like this, then this is called the strip footing. इसके ऊपर हम बीम भी लगा के बना सकते हैं. इट विल बी लाइक दिस, अगर हम बीम बना के डालें. Okay, this is slab and beam combination of strip footing. Another type of foundation is raft foundation. इधर अगर आप raft foundation में क्या होता है, बहुत सारे कॉलम, okay, you are joining together, okay, then it is called the raft foundation. Okay, ये raft foundation है. raft foundation भी दो प्रकार के होते हैं, प्लेट वाली, स्लैब प्लेट के हिसाब से करते हैं. दूसरी होती है कि इसमें हम अगर बीम लगा दें, बीम एंड स्लैब, कि इधर बीम लगा दिया आपने, एक इधर बीम लगा दिया, ओके, तो वो जाती है बीम एंड स्लैब टाइप. तो दोनों टाइप की फाउंडेशन होती है राफ्ट फाउंडेशन, बीम एंड स्लैब टाइप और प्लेट टाइप. ओके, तो आपको कोई भी फाउंडेशन डिज़ाइन करनी आ सकती है, आनी चाहिए सबको. इतनी सारी, काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस हैं. मेनली जो कॉलम, जो फाउंडेशन डिज़ाइन होती है, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे सिर्फ फाउंडेशन का, सिंपल एग्जांपल, दैट इज़ द, हम वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एक सिंपल फाउंडेशन, दैट इज़ द फ्लैट फुटिंग, ओके, स्क्वायर फाउंडेशन, स्क्वायर आइसोलेटेड फाउंडेशन. ओके, अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमी के हिसाब से सबसे इकोनॉमी के हिसाब से पहले होती है, अगर आप देखें पहले तो आइसोलेटेड होती है इकोनॉमिकल, और उसके बाद होती है कंबाइंड,
और उसके बाद होती है स्ट्रिप, फिर होती है राफ्ट। ओके, तो हम इस पहले आइसोलेटेड ट्राई करते हैं, फिर कंबाइंड ट्राई करते हैं, फिर स्ट्रिप ट्राई करते हैं, फिर लास्ट में राफ्ट। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कर रहा हूँ। ओके, इसमें कम पैसा खर्चा होता है, इसमें ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इस हिसाब से हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं। और फाउंडेशन के लिए डिज़ाइन करने के लिए पहले तो मैंने जैसे बताया आपको, फ्लैट फुटिंग, स्क्वायर फाउंडेशन हम डिज़ाइन करेंगे, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आप देखें तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फ्लैट फुटिंग फाउंडेशन। इसे स्लोप का है, इसको फ्लैट करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं आता स्लोप और फ्लैट में, ओनली द थिकनेस का फ़र्क होता है। अभी तो इसको मान लीजिए फ्लैट ही है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये फाउंडेशन की डिटेल है। कॉलम स्टार्टर बार है, ए बाई बी का यहाँ पर ये सेक्शन बी बी है। ओके, इसको अगर आप देखें, अगर इसको पढ़ें तो कॉलम बार्स, स्टार्टर बार्स होती हैं जो मतलब फुटिंग से आ रही हैं। कवर टू द स्टार्टर 40 mm होना चाहिए। लैप लेंथ, दिस इज़ द लैप लेंथ रिक्वायर्ड, क्योंकि ऊपर की बार और नीचे स्टार्टर बार को जोड़ने के लिए जो लेंथ चाहिए आपस में लैप करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द लैप लेंथ। ओके, दिस इज़ द साइड कवर। साइड कवर जो होता है 75 mm का होता है। नेचुरल ग्राउंड से ये 500 mm से कम नहीं होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 500 mm। ओके, नीचे पीसीसी डालनी चाहिए। ओके, ये कवर है, कंक्रीट कवर, नीचे का बॉटम कवर, दैट शुड नॉट बी लेस देन 50 mm। ओके, ये जो आपका ये जो कॉलम बार, ये जो फुटिंग की बार एक्सटेंड होनी चाहिए कम से कम डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से होनी चाहिए। ये मिनिमम, ये कंप्रेशन के हिसाब से एलडीसी, दिस इज़ एलडीटी, मिनिमम जो एम्बेडमेंट मिले इस स्टार्टर बार को। तो ये सब बातें क्राइटेरियाज को आप ध्यान रखते हैं। दिस इज टिपिकल डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। ये आप देख रहे हैं, ये जो लिया गया है SP 34 से लिया गया है। तो डिटेलिंग के लिए वी यूज़ द SP 34। दिस इज़ द बार डिटेल्स अलोंग द लाइन। ये जो प्लान है फुटिंग का प्लान आप देख रहे हैं। ये जो बॉटम प्लान है, ये इसमें ये जो रिइंफोर्समेंट जो बॉटम में आ रही है वो दिखाई गई है। ओके, बार्स डिटेल अलोंग दिस लाइन, बार डिटेल्स अलोंग दिस लाइन। इसका मतलब है कि ये जैसे 16 डाया 150 सेंटर टू सेंटर, ये भी 16 10 डाया 150 सेंटर टू सेंटर, जो भी है उसको आप लिख सकते हैं। ये जो ऊपर का दिखा था सेक्शन ये था, SP 34 का प्लान है ये। ओके, SP 34 ड्राइंग में डिटेलिंग है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये सब डिटेलिंग का ध्यान रखते हुए ओके, इसको स्टडी कर लीजिएगा। ओके, हाँ, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले जो फुटिंग का हमें एरिया निकालना होता है, लोड डिवाइडेड बाय अलाउएबल प्लान एरिया ऑफ द फुटिंग रिक्वायर्ड, लोड डिवाइडेड बाय, इसमें हमें सल्फेट भी इंक्लूड करना पड़ता है लोड के अंदर। जैसे मान लीजिए 1000 किलो न्यूटन, 1500 किलो न्यूटन या 1000 किलो न्यूटन का लोड है, उस पर 100 किलो न्यूटन अराउंड 10% हम वी ऐड इनटू दिस लोड, वर्किंग लोड। एक होता है वर्किंग लोड, एक होता है अल्टीमेट लोड या फैक्टर्ड लोड। तो जो इसमें जो यूज़ होता है टोटल लोड ऑफ इंक्लूडिंग सल्फेट, ये इसमें वर्किंग लोड लिखते हैं। ओके, क्योंकि लेवल बेरिंग सी इज बेस्ड ऑन द वर्किंग लोड। इस पर कभी भी अल्टीमेट लोड नहीं लिखना है। यहाँ पर बेरिंग कैपेसिटी एरिया निकालते वक्त हम यूज़ वर्किंग लोड, नॉट द फैक्टर्ड लोड। दिस इज़ द अनदर कोड वी यूज़ फॉर डिज़ाइनिंग एंड डिटेलिंग, 1904। ओके, देन थिकनेस ऑफ द एज ऑफ द फुटिंग, जो भी मिनिमम थिकनेस होती है फुटिंग की 115 सेंटीमीटर होती है जो सॉइल में लगती है। और ये डायमेंशन ऑफ द पेडेस्टल है। ये पेडेस्टल का यूज़ तब होता है जब हम सिंपल RCC की जगह CC प्लेन कंक्रीट यूज़ करते हैं, तब हम तो नीचे एरिया बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अगर आपने देखें बिल्डिंग देखते हैं, जैसे बिल्डिंग देखते हैं आप, कोई भी बिल्डिंग हो, जैसे अगर आप कोई भी, तब ये काम आता है। मान लीजिए ये पेडेस्टल बना दिया आपने। ओके, जब ये तब यूज़ होता है जब आगे हम देखेंगे, दिस इज़ अ कंक्रीट पेडेस्टल। ये कॉलम है,
ये कंक्रीट पेडेस्टल है। तो इस पेडेस्टल को हम यूज़ करते हैं जब कभी भी पंचिंग में ये फेल हो रहा होता है। अभी आगे जाके बताऊंगा पंचिंग क्या होती है। तो पंचिंग में फेल हो रहा होता है तो हम पेडेस्टल का यूज़ करते हैं। तो इसकी जो डेप्थ है इस tan अल्फ़ा के इस फार्मूले से निकालते हैं जो मैंने आपको बताया है। ओके, ये IS 456 में है। ओके, इसका यूज़ हम करते हुए देखेंगे। क्यू नॉट इज द कैलकुलेटेड मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट FC के। ये जो tan अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन सा है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अगर हम देखें, अगर ये इसको इससे मिला दें, दिस इज़ अल्फ़ा, tan अल्फ़ा। ओके, दिस इज़ डिस्पर्शन लोड बेसिकली। ओके, ये अल्फ़ा अगर हम इसको पेडिस्टल डालते हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दिस पेडिस्टल यूजिंग दिस फार्मूला इज़, अगर तब आपको पेडिस्टल की डायमेंशन मान लीजिए ये 300, मान लीजिए ये 150 लेनी है, तो आपको डेप्थ कितनी लेनी पड़ेगी। तो ये सब निकालने के लिए दिस फार्मूला वी आर यूजिंग, इसका यूज़ हम करना अगले अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट इज शेयर। ओके, शेयर फोर्स कहाँ निकालते हैं, दैट इज़ वन वे शेयर एंड टू वे शेयर होती है दो। ओके, शेयर के लिए जो सेक्शन होता है, मान लीजिए ये फुटिंग का प्लान है। ओके, ये कॉलम है, तो ये शेयर कम यहाँ निकालते हैं एट ए डिस्टेंस B फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो इस एरिया पे जो लोड होगा दैट विल बी शेयर फोर्स। ओके, दिस एरिया पे लोड होगा, दिस इज़ B। ओके, एंड यू कैन कैलकुलेट दिस X। तो दिस इस एरिया पे जो लोड होगा दैट इज़ द शेयर फोर्स एट ए, ये जो कॉलम के फेस से D पे निकालते हैं शेयर फोर्स। नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं इस कॉलम का फेस पे। ओके, ये कॉलम के फेस पे हम बेंडिंग मोमेंट, दिस कैंटिलीवर पोर्शन इट एज ए एक्ट एज ए बेंडिंग। ओके, WX²/2 इंटू B इज़ द विड्थ, W इज़ द प्रेशर P। ओके, तो ये करके देखेंगे। ओके, दिस इज़ बेंडिंग मोमेंट, दिस इज़ बेंडिंग मोमेंट, दिस इज़ शेयर फोर्स। और थर्ड इज़ पंचिंग में क्या करते हैं, मान लीजिए कॉलम है, इसके एट ए डिस्टेंस ऑफ D/2, दिस इज़ अ पंचिंग एरिया एट ए डिस्टेंस ऑफ D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ओके, तो ये याद कर, ये जब ये सारा IS 456 से गवर्नड है ये तीनों चीज़ें, तो आप इसको पढ़ सकते हैं IS 456 से भी। ओके, तो शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल शेयर, वन वे शेयर, टू वे शेयर हो गया पंचिंग के लिए। दिस इज़ द परमिसिबल वैल्यू ऑफ पंचिंग शेयर 0.25 रूट FC के, दैट इज़ द परमिसिबल वैल्यू ऑफ पंचिंग शेयर। एंड दिस इज़ जो शेयर स्ट्रेस है वो तो डिपेंड करती है उसके ऊपर कि भाई कंक्रीट के में कितने परसेंटेज रिइंफोर्समेंट है। एज़ पर टेबल 61 ऑफ SP 60 के हिसाब से आप पंचिंग कितना स्ट्रेस निकालनी है वो आप कितनी शेयर स्ट्रेस परमिसिबल है वो आप देख सकते हैं। ओके, जैसे बीम में देखते थे। ओके, रीइंफोर्समेंट द मिनिमम परसेंटेज जो है 0.12% होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट, और स्पेसिंग जो होनी चाहिए शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ और 50 mm। जो स्लैब के केस में दैट इज सेम इज एप्लीकेबल फॉर द फिटिंग आल्सो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ reinforcement. Okay, this is the distribution of when we are providing the uh, breadth and depth, say rectangular footing, then in case जो rectangular footing केस में जो reinforcement distribution होता है, okay, rectangular footing के बेस में जो rectangular footing के बेस में जो आपका rectangular footing है ये आपकी, जो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके reinforcement का, वो सेंट्रल बैंड में होता है along this। ओके, इस केस में तो पूरा का पूरा रहेगा और इस केस में एक सेंट्रल बैंड बनेगा जो लंबी डायरेक्शन है, उस हिसाब से reinforcement का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके ये कंडीशंस हैं। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे। ओके, एक
फॉर एक एग्जांपल लेके, देन लास्ट इज़ द चेक फॉर द बेयरिंग स्ट्रेस। ओके, दिस इज़ द बेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये आपका कॉलम है। ओके, ये आपका फुटिंग है। इस एरिया पे जो बेयरिंग स्ट्रेस है, ओके, W/BD, ओके, इसको शुड नॉट बी मोर देन, जो उसके लिए कंडीशंस हैं, उसके लिए कंडीशंस हैं ये, दैट परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस जो है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 0.45 FCK। दैट परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, दिस बेयरिंग स्ट्रेस should not be more than 0.45 FCK, और W/BD, that is into root upon A1 upon A2. This is the bearing stress. Okay, bearing stress is equal to, sorry, this is the bearing stress, you can say ऐसे लिख लीजिए, bearing stress equal to W/BD. BD is the dimension of the column. Permissible bearing stress should not be more than 0.45 FCK. ओके, दिस इज़ द केस। और जो इंटू √A1/A2। ओके, अब ये जो √A1/A2 क्या, A1 इज एरिया ऑफ दिस फुटिंग एंड A2 इज एरिया ऑफ दिस, और A1 A2 जब निकाल लेंगे और उसके बाद जो इट शुड नॉट बी इवन दिस वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 2। ओके, दिस इज द हाउ यू कैलकुलेट द बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉलम। तो ये जो इन सब कंडीशंस की पूरी होने के बाद ही हम फुटिंग का डिज़ाइन करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी को एक कॉलम लेके, एग्जांपल लेके, इन सब चीज़ों को करते हुए जाएंगे। थैंक यू।